नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश संभाग आयुक्त। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले के सिलेबस में ये इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलते थे, लेकिन अब सीधा सीधा सिलेबस में इसे ऐड कर दिया गया है। तो एमपीपीएससी की जितनी भी एग्जाम्स है वहां पर संभाग आयुक्त मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखने के बाद और हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप YouTube पर कोई भी लेक्चर देख लेना इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी किताब या कोई भी नोट्स देख लेना, इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि कोई कचरा ऐड नहीं किया है। पूरे कॉन्सेप्ट साथ ही साथ तथ्य जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सब कुछ इसमें शामिल किया गया है, ताकि कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए यहां से आपके प्रश्न बन जाए। और मैं एक बात आपको जरूर कह देता हूं, इसको पढ़ाने के बाद आपको फिर इस लेक्चर के डेट के बाद कई किताबों में आपको एज इट इज फिर हमारे तथ्य देखने को मिल जाएंगे, जैसा हमेशा होता हुआ आया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़िए, शानदार तरीके से पूरा लेक्चर देखेंगे आप, तो आपको खुद ही इन डेप्थ और ऑथेंटिसिटी का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मध्य प्रदेश में संभागीय आयुक्त शुरू करते हैं अपन बेहतरीन तरीके से। बस आप हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर ऐड हो जाए, जिससे आपको बहुत कुछ सुविधा बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको कई कोर्स बहुत ही कम कीमत में और शानदार सोर्स के साथ प्राप्त हो सके। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी लेक्चर से हमारे मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, मतलब टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में भी यूज कर रहा हूँ, और हिंदी और इंग्लिश आपको सेपरेटली टॉपिक के साथ लिंक के साथ टेलीग्राम चैनल्स व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, है ना। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर मध्य प्रदेश में संभाग आयुक्त लिखा है सिलेबस में, तो हम मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था क्यों पढ़े, है ना। ये दिमाग में आपके आ सकता है कि मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था है, डिविजनल कमिश्नर जो है उसके बजाय ये क्यों पढ़े। ठीक, तो देखो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो संभाग कमिश्नर के अंतर्गत, अगर आप संभागीय कमिश्नर पढ़ रहे हैं तो आपको संभाग क्या होता है, संभागीय व्यवस्था क्या होती है, ये पूरी जानकारी होना चाहिए। तभी संभागीय आयुक्त के संदर्भ में आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम संभागीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरुआत कैसे हुई, क्या इसके कानूनी आधार है, मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग कब बना, सीधे प्रश्न आते हैं शानदार तरीके से कोरिलेशन के माध्यम से। आपको अभी याद करा दूंगा, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। फिर हम संभाग किसे कहते हैं, क्यों गठित किए जाते हैं, ये देखने वाले हैं। ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब हम संभाग आयुक्त पर जाएंगे, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखने वाले हैं, और फिर संभागीय आयुक्त के कार्य देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ काम करने वाले हैं। और अंत में एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस पीडीएफ में, इस लेक्चर में या जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद नहीं करना है, आवश्यक नहीं है, है ना, क्योंकि वहां से लगभग प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर से ही समझ में आएगी, है ना। बच्चे सोचते हैं कि लेक्चर देखने की बजाय सीधे नोट्स से पढ़ लेते हैं, समय बचेगा। नहीं, आप कम से कम 10 बार तो पढ़ोगे ही सही। अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो ना आपके पास कोरिलेशन है, ना आपको बताए कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट जरूरी है, किसको कैसे याद करना है। लेकिन लेक्चर से आपको सब पता चल जाएगा, उसका ढांचा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, कैसे कोरिलेशन से याद करना है। तो आपका समय बहुत आधा हो जाता है। चलिए भैया, तो संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं। देखो कमिश्नर दो प्रकार से हो जाते हैं, है ना। एक होता है आईएएस कमिश्नर, जो कि संभागीय आयुक्त होता है,
और एक होता है पुलिस कमिश्नर भी, है ना, जो कि आईपीएस अधिकारी होता है। हमको इस टॉपिक में इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिलेबस में साफ साफ इसको भी दिया गया है, तो ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। पुलिस कमिश्नर, पुलिस व्यवस्था पूरा का पूरा अलग से। अभी हमारे लिए मेन मकसद है जो आईएएस अधिकारी संभाग आयुक्त होता है उसको देखना, क्योंकि टॉपिक है ही ये। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है, अगर हम शुरुआत करें इसकी, या शुरुआत माने ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो कैसे इसका ओरिजिन होता है इसको समझ लो। प्रश्न 101% यहां से देखने को आपको मिल सकता है। इसके लिए आपके लिए एक वर्ष ध्यान रखना है, 1948। देखो क्या हुआ, 1948 से पहले मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था, या फिर हम बोल सकते हैं कमिश्नर पद, ये सब शब्द आपके आगे क्लियर होते जाएंगे। कमिश्नर पद लागू था या शुरुआत इसकी हो चुकी थी 1948 से पहले ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया, 1948 में संभागीय व्यवस्था या कमिश्नर पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या दिया, कोई कारण नहीं दिया गया, बस इतना बोल दिया गया कि इसकी कोई आवश्यकता महसूस हाल फिलहाल में नहीं होती है। ये सब चीजें हुई। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, साथ ही साथ राजस्व नियंत्रण के लिए, है ना, राजस्व नियंत्रण का मतलब रेवेन्यू पर कंट्रोल करने के लिए फिर से आवश्यकता महसूस हुई कि मध्य प्रदेश में कमिश्नर पद जो है शुरू होना चाहिए, है ना। ये बीच में महसूस होने लग गई बातें। अब यहां पर राजस्व नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण संबंध है इसका, क्योंकि एक कोड है जो हमको आगे पढ़ना है 1959, उसी कोड की धाराओं के अंतर्गत ही किसी मध्य प्रदेश राज्य में कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, आयुक्त, अपर आयुक्त सब की नियुक्ति होती है, और ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और प्रश्न यहीं से आ रहे हैं, है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व नियंत्रण को देखते हुए महसूस हुई कि कमिश्नर पद या संभागीय व्यवस्था को शुरू करना चाहिए। यहां पर क्या बात महत्वपूर्ण है कि 1948 में बंद कर दिया था, बीच में महसूस हुआ। इसी बीच आप सभी को पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 आया, है ना, और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को कर दिया गया। ये हमको पता है कि नवीन मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को वापस से पुनर्गठित होकर नया राज्य बना। इस नवंबर 1956 के समय दो बातें हुई, मतलब 1956 के अंतर्गत हमको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत एक तारीख तो 1 नवंबर 1956 ही रहने वाली है ना। तो हम दोनों को क्लियर करें अगर, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश आयुक्त, आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्त पुनः स्थापन, आयुक्त पुनः स्थापन अधिनियम 1956 लाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से ही पता चल रहा है कि आयुक्त की पुनः स्थापना करने के लिए एक अधिनियम। तो 1 नवंबर 1956 को गठन के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश आयुक्त पुनः स्थापन अधिनियम 1956 लाया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ संभागों का गठन किया गया, मतलब कुछ कुछ डिविजन्स का क्या कर दिया गया, गठन किया गया। कौन से कैसे उससे हमको मतलब नहीं है। 1956 में ही एक काम और हुआ कि जो राजस्व विभाग होता है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनके द्वारा भी कुछ ऑर्डर्स जारी किए गए या नोटिफिकेशंस, अधिसूचना जारी की गई, और कुछ संभागों को पुनर्गठित किया गया। ये दो बातें होती है। तो यहां से इतिहास हमको एक बात पता चल गई कि 1956 में पहली बार मध्य प्रदेश में कमिश्नर पद, याद रखना पुलिस कमिश्नर वाली बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में आए तो, है ना, कमिश्नर पद या फिर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये वो वर्ष है, मतलब 1956। क्लियर है, मतलब जब मध्य प्रदेश बना उसी के समय यह काम हुआ।
चलो भैया, तो 1 नवंबर 1956 को कमिश्नर पद या संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो हमको एक बात यहां पर और ध्यान रखना है जो कि आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि जब मध्य प्रदेश बना था उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन 43 जिले और 8 संभागों को आप अवश्य तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छा यहां पर जिलों से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिले का निर्माण कौन से का कब हुआ वो मध्य प्रदेश का पूरा निर्माण जब हम टॉपिक में देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तब देखने वाले हैं। 43 जिले तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको मेन फोकस तो सिर्फ और सिर्फ करना है इस पर। तो ये सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ उस समय संभाग कितने थे, तो 8 संभाग थे। ये है हमारी शुरुआत या ओरिजिन जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं कि कानूनी आधार क्या है ना, लीगल बेसिस, कानूनी आधार या फिर लीगल बेस। ठीक है, इसके लिए एक बहुत जरूरी संहिता होती है, जैसे अधिनियम एक्ट बनते हैं उसी तरीके से कोड भी बनाती है सरकार, राज्य सरकार, या संदर्भ में अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार। तो एक कोड है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, है ना, कोड है ये 1959, है ना, एमपी लैंड रिकॉर्ड कोड 1959। ये इतनी जरूरी कोड या संहिता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। लगभग इसमें 200 से भी ज्यादा धाराएं हैं। 154 पेज की पीडीएफ है इसकी, अगर आप ऑफिशियली देखोगे। हमको पूरी से कोई मतलब नहीं है, ये कानूनी आधार है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 या एमपी लैंड रिकॉर्ड कोड 1959 के तहत हमको 2-3 धाराएं याद रखनी है, 13, 14 और 15। क्यों महत्वपूर्ण है, तो यही तो कानूनी आधार है। देखो इस कोड की धारा 13 क्या कहती है कि राज्य सरकार किसी जिले, किसी उप जिले, किसी संभाग की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी जिले, उप जिले, संभाग को का निर्माण कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि भू राजस्व संहिता 1959 की कौन सी धारा के तहत किसी संभाग का निर्माण, पुनर्गठन या फिर समाप्ति की जा सकती है, तो 13 के तहत की जाती है। क्लियर बात। 14 धारा क्या बोलती है कि राज्य सरकार, देखो ये सब राज्य सरकार ही करने वाली है ना। तो यहां पर 14 क्या है, तो 14 ये बोलती है कि एक संभाग में एक कमिश्नर या संभाग आयुक्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि किसी डिवीजन के अंतर्गत जो डिविजनल कमिश्नर है, संभागीय आयुक्त है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार इसी धारा के तहत करती है, 14 के तहत। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी प्रकार संभाग आयुक्त के अंतर्गत एक अपर आयुक्त भी होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मेनली तो हमारे लिए ये जरूरी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आयुक्त से एक पद नीचे, ये यहां पर क्लियर इतनी बात ध्यान रखना है कि एक संभाग में एक संभाग आयुक्त होगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगी। यहां पर अंतर क्या है कि सरकार ही नियुक्त करेगी, लेकिन किसी एक संभाग, 2 संभाग या 2 से अधिक संभाग के लिए एक अपर आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम बातें यहां पर रहने वाली है। ये है भैया इसका कानूनी आधार, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 14 के तहत राज्य सरकार एक संभाग में एक संभाग आयुक्त की नियुक्ति करेगा। संभागों का गठन, समाप्ति, पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन धारा 13 के तहत और 15 के तहत
एक संभाग, दो या दो से अधिक के लिए एक अपर आयुक्त की नियुक्ति भी राज्य सरकार कर सकती है। क्लियर है? यह है भैया कानूनी आधार जिसके तहत संभाग या संभाग आयुक्त का काम होता है। चलिए अभी आते हैं हम महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत, ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब ये पूरा तथ्यों पर बेस्ड है ना। तथ्यों पर बेस्ड है का मतलब यहां पर हमको देखना है कि संभागों की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा संभाग कब बना, किस समय कितने संभाग थे। और मैं आपको बोलता हूं कि अभी तक आप देखो कॉन्सेप्ट समझे हो तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं जबलपुर कब बना, इंदौर कब बना, ग्वालियर कब बना, रीवा कब बना, सागर कब बना, उज्जैन कब बना, चंबल कब बना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना पड़ेगा। लेकिन आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको वर्ष बताऊंगा, साथ ही साथ एंड में कोरिलेशंस भी बता दूंगा। बहुत किताबों में गलत सलत लिखा है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। वो गलत इसीलिए लिखा है क्योंकि रिसर्च करके सही तरीके से उसको नहीं पेश किया गया है, बस आपको दे दिया गया है। अब आप जानो भैया, किताब ले ली है, करते रहो जो करना है। तो मैं आपको यहां पर सब बातें क्लियर करूंगा। अब हम पीछे आते हैं थोड़ा। मैंने आपको बता दिया था कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? 8 संभाग थे, है ना। कौन से क्या, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक। 8 संभाग थे। धीरे 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 करते 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 क्या हुआ, संभागों का पुनर्गठन भी हुआ, है ना। जैसे किसी संभाग से किसी जिले को लेकर अलग संभाग बना दिए गए, तो आवश्यकता अनुसार संभागों का पुनर्गठन भी होता गया, सीमाओं में परिवर्तन भी होता गया और नए संभाग भी बनाते गए, है ना। जैसे 1 नवंबर 1956 की हम बात करें तो भोपाल संभाग था, है ना। सब हम आगे देखेंगे कौन से वर्ष में क्या। तो 1 नवंबर 1956 तक तो 8 संभाग थे, ठीक है। अभी हम आते हैं 13 दिसंबर 1971। जैसा कि मैंने आपको बताया, भोपाल याद रखना, है ना। 1956 में भोपाल एक संभाग था ही था। इसी के अंतर्गत एक जिला था जिसका नाम है होशंगाबाद, ठीक है। इस होशंगाबाद को भोपाल से अलग करके 1971 में 13 दिसंबर 1971 को क्या बना दिया गया? संभाग बना दिया गया। अब कंफ्यूजन क्या होगा, मैं आपको क्लियर बात बता देता हूं, देखो, है ना, जो कि आगे आपको और क्लियर होगी। 1971 में होशंगाबाद बना था, और देखो एक होता है संभाग, जैसे इंदौर संभाग भी है ना, इंदौर जिला भी है, ठीक है। ये क्लियर समझ लेना, है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वर्ष गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। उसी प्रकार से होशंगाबाद संभाग भी, होशंगाबाद जिला भी। 1971 में होशंगाबाद नाम से संभाग गठित किया गया था, लेकिन अगर संभाग होशंगाबाद की बात करें तो 2008 में, है ना। कब? अगर हम देखें तो 27 अगस्त 2008 में, है ना, 27 अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो औपचारिक रूप से अगर आप नर्मदापुरम की बात करोगे तो वो 2008 में हुआ था, लेकिन जिला संभाग तो वो 1971 में ही बन गया था ना। तो प्रश्न किस प्रकार से आए मैं आपको समझा दूं। अगर प्रश्न आता है कि होशंगाबाद संभाग कब बना, 1971, आंख बंद करके लगा देना 13 दिसंबर 1971। अगर प्रश्न आता है नर्मदापुरम संभाग कब बना, तो 2008 होगा, 27 अगस्त 2008, क्योंकि संभाग का केवल नाम परिवर्तित किया गया था 2008 में। अब आप बोलोगे सर 2022 में तो नर्मदापुरम रखा है ना, तो याद रखिएगा 2008 तक संभाग का नाम परिवर्तित कर दिया था होशंगाबाद से नर्मदापुरम, लेकिन जिले का नाम होशंगाबाद ही था,
है ना। हमको ये पता है ना कि 2022 से पहले पहले तक होशंगाबाद जिले के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन संभाग नर्मदापुरम था। और 2022 में क्या कर दिया गया था, तो 2022 में ये कर दिया गया कि जिले का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया। तो इतिहास क्या कहता है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 13 दिसंबर 1971 को होशंगाबाद जिला बनाया गया, होशंगाबाद संभाग बनाया गया भोपाल जिले से अलग करके। उस होशंगाबाद संभाग का नाम जो है वो नर्मदापुरम कर दिया गया 27 अगस्त 2008 को, लेकिन जिला होशंगाबाद के नाम से ही जाना गया और जिले का नाम भी 2022 में क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। ये है कुल मिला के कॉन्सेप्ट। तो आपको इनको अलग अलग वर्ष नहीं काउंट करना है और अलग अलग संभाग काउंट नहीं करना है। होशंगाबाद नाम आता है तो 1971, नर्मदापुरम आता है तो 2008। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 तक 8 संभाग क्लियर हो गए। 1971 में होशंगाबाद बन गया, मतलब संभाग कुल कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। 1980 में क्या होता है, तो 1980 में 2 संभाग और बनते हैं जिसका नाम है चंबल और बस्तर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। और आगे फिर 1998 और इस तरीके से जो है संभाग बढ़ते गए और 2000 तक संभागों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। ये 1956 जरूरी क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के द्वारा। 2000 जरूरी क्यों है, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया था और छत्तीसगढ़ बना था, इसीलिए यहां पर 8 संभाग थे। 71 में होशंगाबाद बना, 9 हो गया। 1980 में चंबल और बस्तर बने, 11 हो गया बाद में, और संभाग बनते गए और इस प्रकार से 2000 तक आपको ध्यान रखना है 12 संभाग थे। इसी बीच क्या होता है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 आता है, ठीक है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ संभाग और कुछ जिले छत्तीसगढ़ में जाने हैं। तो इस प्रकार से इन 12 संभागों में से 3 संभाग जो है ये किसको चले गए, छत्तीसगढ़ को चले गए। जिले भी गए थे, 16 जिले भी गए थे, लेकिन जिले विले से हमको अभी कोई बात महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। 3 संभाग चले गए। तो वापस से क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारे पास संख्याएं वापस से कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और 2008 तक 9 ही रही थी। क्लियर है बात, यह आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना जरूरी है, 9, ठीक। चल अब आगे समझने की कोशिश करो, मैं आपको पूरा का पूरा संभाग के संदर्भ में सब बातें क्लियर कर देता हूं। 9 हुई, तो अब हम संभाग देख लेते हैं कि कौन सा संभाग कब बना, है ना। लेकिन यहां पर क्लियर कट बात याद रखना बहुत आवश्यक है। तो देखो 1956, है ना, 1956 में 5 संभाग बने। अब आप बोलोगे सर आपने तो 1956 में 8 संभाग बताए थे, तो मैंने आपको सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर बोला है कि अगर प्रश्न आ रहा है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे, 8 संभाग, आंख बंद करके लगा के आ जाना, पहली बात। लेकिन आपके वर्ष के संदर्भ में आपको 5 याद रखना है, क्योंकि सीमाओं में परिवर्तन, पुनर्गठन, समाप्ति और सब होता गया था, इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि कौन सा संभाग कब बना था, उसके हिसाब से हमको 5 याद रखना है। तो देखो 1956 में 5 याद रखेंगे हम, है ना। तो 5 में लिख देता हूं आपके लिए, कितने, 5। 1956 में 5 संभाग बने। कैसे याद रखोगे, बहुत ही आसान है। कैसे याद रखेंगे, जब भोर हुई, है ना, जब भोर हुई तो ग्वाला
इंदौर चले गया, या ग्वाला डोरी लेके चले गया, या ग्वाले को दौरा पड़ गया। इस प्रकार से याद रख सकते हो, ये भी आसान है। जब भोर हुई, सुबह हुई, तो ग्वाले को दौरा पड़ गया, है ना। तो जब से क्या हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है। भो से क्या हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। र से क्या हो जाएगा, रीवा। ग्वाला से क्या हो जाएगा, ग्वालियर। और इंदौर से क्या हो जाएगा, तो इंदौर। ये 5 संभाग है। प्रश्न क्या, रिपीट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एक लेक्चर का फायदा ही है कि एक एक बात क्लियर हो। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे, उत्तर आ जाएगा 8, ठीक है। ये 5 छोड़ देना। लेकिन प्रश्न आए ग्वालियर कब बना, भोपाल कब बना, जबलपुर कब बना, 56 याद रखो, दी एंड। तो ये याद रखने के लिए 5 याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया, तो 1956 जब भोर हुई तो ग्वाला इंदौर चले गया, दौरा पड़ गया ग्वालियर भोपाल रीवा ग्वालियर, जबलपुर भोपाल रीवा ग्वालियर इंदौर, है ना। 1971 में आपको बता ही चुका हूं कि क्या बना, होशंगाबाद बना। और यहीं पर एक क्लियरिटी मैंने और दे दी है आपको कि 2008 के संदर्भ में यही क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम। मतलब अलग अलग वर्ष आपको कैलकुलेट नहीं करना है। नाम होशंगाबाद आता है 71, नर्मदापुरम आता है, तो नर्मदापुरम नाम से औपचारिक उद्घाटन 2008, चाहे तो संभाग वेबसाइट चेक कर लेना। तो एक ही है ये, है ना। कितने हो गए भैया, 6 हो गए, ठीक। 1980 में मैंने आपको बताया था चंबल और बस्तर बने थे। बस्तर तो छत्तीसगढ़ में चले गया, तो कितने, चंबल ही हम ध्यान रखेंगे, है ना। क्या, चंबल। कितने हो गए, 7 हो गए। अब महत्वपूर्ण क्या है, तो देखो 7 के बाद 2 चीजें याद रखनी है, 1975 और 1977। यहां पर सागर और उज्जैन जो है बन गए थे, क्योंकि 56 वाले तो कोरिलेशन से आपको याद हो गए। जब भोर हुई तो ग्वाला इंदौर गया, जबलपुर भोपाल रीवा ग्वालियर इंदौर। 1980 वाला चंबल भी आपको याद हो गया। 1971 वाला या 2008 वाला होशंगाबाद नर्मदापुरम भी आपको याद हो गया। 1975 और 77 आपको याद रखना है, सागर और उज्जैन जो है संभाग बने। कुल कितने हो गए, तो 6, 7, 8 और 9 हो गए। मतलब कुल मिला के यहाँ पर संख्या अपन सही लिख लेते हैं, है ना। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9। मैंने आपको बोला था कि 2008 तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। 2008 को क्या हुआ, तारीख भी याद रखना आप इसकी, 14 जून 2008 मध्य प्रदेश में शहडोल बन गया। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग जो बना है वो है शहडोल। और कुल मिला के मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभाग भी कितने हैं, तो 10 ही संभाग है ना। एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि क्लियर रहे बातें आपको। 1956 में 5 संभाग, अगर देखा जाए तो 8 याद रखना है प्रश्न आए तो, वरना जब भोर हुई तो ग्वाले को दौरा पड़ गया, जबलपुर भोपाल रीवा ग्वालियर इंदौर। 1971 में होशंगाबाद, 2008 में वही नर्मदापुरम हो गया, सागर उज्जैन 75 से 77, 1980 चंबल और 14 जून 2008 शहडोल। मैंने क्लास में ही इतनी बार रिपीट कर दिया और इतनी धीरे धीरे और शांति से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने क्लास लेकर बोलते बोलते हैंड रिटन नोट्स बना लिए, एक बार रिवीजन की आवश्यकता रहेगी और ये कोरिलेशन जरूर 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 याद रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के हर एक संभाग कब बना सब देख लिया है। यहां से ही कठिन प्रश्न आता है और इसी को स्किप कर देते हैं बच्चे, मैंने आपके लिए कर दिया क्या, आसान। चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत या ओरिजिन मैंने आपको बता दी है ना। 1948 में समाप्त करा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए पुनः आयुक्त पुनः स्थापन अधिनियम लाया गया, रेवेन्यू विभाग 1956 में पुनः संभागीय आयुक्त शुरू किए गए, है ना। 43 जिले 8 संभाग थे 1956 में, भोपाल सहित फिर कई संभाग पुनर्गठित होते रहे, ये मैंने आपको बता दिया। कानूनी आधार में मैंने आपको 13, 14, यहाँ पर तो केवल 13, 14 लिखा है, लेकिन मैंने आपको 15 भी बता दिया है, जो कि आगे
आ जाएगा। तो 13 के अनुसार मैंने संभाग, जिला, उपजिला, नाम परिवर्तन, सीमा सब बता दी आपको, है ना। प्रत्येक संभाग के लिए आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ये बातें बता दी। महत्वपूर्ण घटनाएं बता दी आपको कि 13 दिसंबर 1971 को होशंगाबाद भोपाल से अलग करके संभाग बना दिया गया। 1980 में 2 नए संभाग बने, चंबल, बस्तर। इसके बाद संभागों की संख्या 12 हो गई और 2000 तक यही संख्या रही। फिर हमने ये देख लिया छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, 26वां राज्य बना, इसमें 3 संभाग चले गए और मध्य प्रदेशों में जिलों की संख्या फिर कितनी हो गई, वापस से 9 हो गई, है ना। होशंगाबाद संभाग से नर्मदापुरम संभाग, मैंने आपको क्लियर कर दिया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि 1971 में जो नर्मदापुरम होशंगाबाद बना था उसी का औपचारिक उद्घाटन नर्मदापुरम नाम से 27 अगस्त 2008 में कर दिया गया। और फिर 7 फरवरी 2022, यहाँ पर मैंने आपको केवल 2022 बताया, 7 फरवरी भी याद रखना, और 7 फरवरी 2022 को जिले का नाम भी होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया। तो 2022 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष होशंगाबाद नाम ही हट गया, जिले का भी और संभाग के रूप में तो 2008 में ही कर दिया गया था, है ना। फिर शहडोल संभाग मैंने आपको बता दिया, 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बना, औपचारिक उद्घाटन हुआ और मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है और वर्तमान में भी यही है। चलिए अभी हम बात करते हैं संभागीय प्रशासन क्या है ना। संभागीय प्रशासन मतलब संभागों का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो कुल मिला के देखो, संभाग क्या है, जिलों का समूह, ये आप सभी को पता है ना, क्योंकि कई संभागों में 2 या 3 जिले या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, डिसाइडेड तो नहीं है, बट संभाग क्या है, तो संभाग जिलों का समूह है, ग्रुप है। मतलब किसी जिले और किसी राज्य के बीच की जो प्रशासनिक इकाई है या सेतु है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं संभाग या डिवीजन। क्लियर है बात। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। कानूनी आधार और प्रशासनिक आधार आप समझो। अब संभाग के अंतर्गत अभी तक अपन ने क्या देखा था, थोड़ा सा इतिहास देख लिया, सब चीजें देख ली। अब आप कानूनी और प्रशासनिक आधार समझो। तो इसमें संवैधानिक स्थिति में क्या लिखा हुआ है, तो देखो संवैधानिक स्थिति का तात्पर्य है कि संविधान में किसी प्रकार से संभाग नाम का या संभाग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ राज्य अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण या अपने प्रशासन को सरल रूप से चलाने के लिए गठित कर सकती है। यही पर बात यहां पर लिखा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य सरकार बना सकती है। संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं। अगर हम बात करें गठन का आधार क्या है, तो गठन का आधार यहां पर सीधा सीधा यह है कि राज्य सरकार अपनी अधिसूचना या आदेशों के द्वारा, मतलब नोटिफिकेशन या ऑर्डर्स के द्वारा किसी संभाग का गठन और सब चीजें कर सकती है। तो यहां पर यही बात बोला है कि कोई केंद्रीय कानून इसके अंतर्गत नहीं है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रशासनिक आदेशों या अधिसूचना के द्वारा गठित कर सकती है। यह हम गठन का आधार देख रहे हैं। अगर हम प्रमुख अधिकारी की बात करें तो किसी संभाग के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो उस संभाग का आयुक्त या फिर कमिश्नर होता है, जिसे हम डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। और ये एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है। मतलब आपकी सर्विस को काफी समय हो जाता है तब एक आईएएस को संभागीय आयुक्त बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है, बनाया जा सकता है। यह है थोड़ी सी संभागीय व्यवस्था जो कि हमने क्लियर कट देखा। तो संवैधानिक स्थिति देखी, गठन का आधार देखा और प्रमुख अधिकारी देखा। और मैंने ये भी बताया है कि राज्य सरकार नियुक्त करती है ना, आईएएस होता है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 14 के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, एक संभाग में एक आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार कर देती है। ठीक है। संभाग क्यों गठित किया जाता है, तो वो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है या बेसिक सा पॉइंट है कि राज्य सरकार अपना प्रशासन सुचारू रूप से चला सके। एक राज्य और जिले के बीच में सेतु के रूप में ये संभाग जो है काम करती है, इसलिए कोई सरकार संभाग को बना देती है। लेकिन इसके पीछे कई उद्देश्य है जो कि आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, या इसके हम बोल सकते हैं प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित। जिसमें सबसे पहली पॉइंट क्या है, कारण क्या है, प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कन्वीनियंस एक सरकार को प्राप्त हो सके। क्या है, तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, ये सब चीजें आपको केवल पढ़ना ही है, रीड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड
कोरिलेशंस, फैक्ट, ये सब हम देख चुके हैं। अभी बहुत छोटी छोटी बातें, क्या लिखा हुआ है कि जब अगर कोई बहुत बड़ा राज्य होता है तो उसमें सीधे राजधानी के द्वारा जितने भी जिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो इनका संचालन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए जिलों को क्या कर दिया जाता है, एक बड़े बड़े समूह में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और उनको संभाग के नाम से जान लिया जाता है। और इसके अंतर्गत फिर एक सरकार, एक अधिकारी जिसको बोलते हैं संभाग आयुक्त, उसकी क्या कर दी जाती है, नियुक्ति कर दी जाती है। मतलब सीधी सी बात है कि ये इतने सारे अगर जिले हैं तो इनको ग्रुप बना के संभाग कर दो, तो संभाग आयुक्त जो है नजर भी रखेगा और जिले तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो किसी राज्य और किसी जिले के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम ये कर रहा है। निगरानी और नियंत्रण करता है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसे संभाग का प्रमुख अधिकारी जो मैंने आपको बताया संभाग आयुक्त होता है। तो जितने भी संभाग के अंतर्गत अधिकारी है उन सभी पर प्रशासन की निगरानी संभाग आयुक्त कर देगा। मतलब जज हो गए, मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पर जज मजिस्ट्रेट, पहले के समय पर जज मजिस्ट्रेट का काम अलग होता था, इसलिए उस संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको जज मजिस्ट्रेट, जब हम संभागीय आयुक्त की बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो उस समय जज और मजिस्ट्रेट के काम अलग होते थे, राजस्व से भी संबंधित होते थे, तो वहां पर अपन ये शब्द याद रखेंगे। यहां पर आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी जिले के प्रशासन की क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, बेसिक सी बात है। नीतियों का क्रियान्वयन कर सकता है, मतलब राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं बना रही है, कोई भी नीति बनाई है, तो वो सही तरीके से उस जिले के सभी बोल सकते हैं हम कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो सके और उसका फायदा हो सके, वो भी नीतियों का क्रियान्वयन के रूप में संभाग आयुक्त एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विकास और कानून व्यवस्था की बात करें तो किसी क्षेत्र में कई अपनी अपनी विशेष समस्याएं होती है, जैसे आदिवासी इलाका, पिछड़ा क्षेत्र, शहरी ग्रामीण असमानता होती है, तो इसको संभागीय स्तर पर बेहतर तरीके से पहचान जा सकता है और हल भी किया जा सकता है। फिर संभागीय स्तर को जिला स्तर पर भेजा जाता है और जिला स्तर पर भी वो काम आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये होता है भैया पूर्ण रूप से संभागीय आयुक्त, संभागीय व्यवस्था, संभाग और संभाग का गठन। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा संभागीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरू कैसे हुई, संभाग बने कैसे, कौन से संभाग कब बने, संभागों का गठन कब किया गया, क्यों किया जाता है और इनके कारण क्या क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अभी हम आएंगे संभागीय आयुक्त के अंतर्गत। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो देखो 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य करना शुरू कर दिए थे। मतलब उनका क्या हो रहा था, तेजी से विस्तार हो रहा था। अब तेजी से अगर किसी क्षेत्र का या किसी कंपनी का विस्तार होता है तो उसका प्रशासन या उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए कंपनी के मन में ये आया कि जिले और राज्य के बीच में प्रशासनिक सुविधा के लिए एक स्तर और होना चाहिए, जिसे मध्य स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रही। 1829 में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई। घोट लेना इसको, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया, 1829 में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। मुख्य उद्देश्य इस समय क्या दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, कि भैया बढ़ते जिले बढ़ रहे हैं तो इनका नियंत्रण करना है, राजस्व की जो अपीलें हैं उनका निपटारा सही तरीके से करना है, क्योंकि निपटारा नहीं किया जा रहा है। अब संभागीय आयुक्त की नियुक्ति या कलेक्टरों की नियुक्ति, कलेक्टर भी हमको पढ़ना है, जिला प्रशासन भी पढ़ना है, तो वहां कलेक्टर पढ़ेंगे, तो इनका मेन काम तो राजस्व से ही संबंधित है, इसलिए तो भू राजस्व संहिता में इनकी नियुक्ति होती है। साथ ही साथ जो कलेक्टर होते हैं, जज मजिस्ट्रेट का उस समय काम अलग था, ये वो जज मजिस्ट्रेट नहीं है जो आज के रूप में। कुछ जज मजिस्ट्रेट इस समय पर क्या थे, रेवेन्यू से ही संबंधित थे, इसीलिए ये क्या दिए गए, कारण दिए गए या उद्देश्य दिए गए।
है ना। तो इन सब के लिए क्या कर दिया गया, कमिश्नर प्रणाली शुरू कर दी गई। और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि 1948 तक चलता आ रहा था, 48 में बंद हो गया, 56 में इसको क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया। यह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी, संभागीय आयुक्त की, मतलब डिविजनल कमिश्नर की। अब मध्य प्रदेश में कानूनी आधार हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से एक संभागीय आयुक्त की नियुक्ति होती है। 13 में मैं आपको बता ही चुका हूं, भू राजस्व संहिता के अंतर्गत के संभाग बनाया, संशोधित, समाप्त, पुनर्गठित, निर्माण सब किया जा सकता है। 14 में मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्य सरकार एक संभाग में एक संभागीय आयुक्त की नियुक्ति करेगी, साथ में एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति भी 15 में कर सकती है। लेकिन ये एक संभाग या एक से अधिक या दो से अधिक संभागों के लिए भी एक अपर कमिश्नर की नियुक्ति या अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है। तो संभाग आयुक्त कौन होता है, डिविजनल कमिश्नर, बता ही चुका हूं, राज्य सरकार नियुक्त करती है। एक वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी जो है वो होता है, और किसी राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक सॉरी राज्य नहीं, राज्य का तो फिर कलेक्टर हो जाएगा, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एक संभाग का कौन होगा, तो वो होगा संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। एक बात और ध्यान रखना कि जो संभागीय आयुक्त होता है उसका जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, उस संबंधित जिला मुख्यालय के अंतर्गत ही होता है। जैसे इंदौर एक संभाग है, इंदौर एक जिला भी है, तो इंदौर संभाग का जो कमिश्नर है, संभाग आयुक्त है, उनका हेडक्वार्टर इंदौर जिले के मुख्यालय में ही होगा। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक। तो हमने देखा कानूनी आधार, साथ ही साथ हम संभाग आयुक्त कौन है ये भी हम देख चुके हैं। वर्तमान भूमिका क्या है, यहां से प्रश्न आएंगे तो बहुत ही कॉमन आएंगे और ऑल ऑफ द अबव के रूप में ही आने वाले हैं। तो वर्तमान भूमिका क्या है, सिंपल सी बातें हैं, विकास योजनाओं की निगरानी करना कि किस प्रकार से किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी संभाग के अंतर्गत विकास से संबंधित योजनाएं चल रही, तो उस पर पूरा कंट्रोल रखे, उस पर पूरी नजर रखे कि उस योजनाओं का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। विभिन्न विभागों का समन्वय करना, मतलब कोऑर्डिनेशन जमाना सभी विभागों के अंतर्गत, क्योंकि संभाग स्तर जिला और राज्य के मध्य का स्तर है, तो वो मध्य स्तर लाए क्यों है, कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय ठीक तरीके से स्थापित हो कि भैया एक राज्य और जिले के अंतर्गत किसी प्रकार की मध्यस्थता अगर वाली बात है तो संभाग जो है यह संभागीय आयुक्त ठीक तरीके से उसमें काम कर सके। जन शिकायतों का निवारण संभाग स्तर पर करना, जिला स्तर पर तो कलेक्टर कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर असंतुष्टि प्राप्त हो रही है, सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो बड़े लेवल पर आप जो है शिकायत कर सकते हैं। अपीलीय न्यायिक भूमिका, इसका तात्पर्य क्या है भैया कि राजस्व मामलों में, मेनली तो राजस्व मामले ही यहाँ पर है, तो राजस्व से संबंधित मामले की अपील देखना है ना, उसके अंतर्गत न्याय निर्णय की भूमिका निभाना। फिर अनुशासनिक शक्तियां मतलब कि उसके अंतर्गत जिले जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, जिले के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत, वो एक अनुशासन के रूप में कार्य कर सके। बहुत बेसिक सी बात है। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं जिला और राज्य के स्तर में ये क्या है, मध्य स्तर होता है। तो संभाग का मुखिया कौन है, संभाग आयुक्त है। जिला का स्तर मुखिया कौन है, जिला अधिकारी। राज्य का मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री या कलेक्टर के बीच में या अन्य विभागों के मंत्री जो कि मुखिया होंगे उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, जो कि अपन ऊपर देख ही चुके हैं। इन सभी के अलावा इनकी कुछ अतिरिक्त भूमिका होती है, जैसे सांख्यिकी का एकत्रीकरण, मतलब स्टेटिस्टिक्स जो होता है, डेटा जो होता है अलग अलग विभागों से रिलेटेड, जैसे जनसंख्या, कृषि, उद्योग, शिक्षा, इन सभी से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, उनको फिर क्या करना, पब्लिश करवाना राज्यों के लिए, जिलों के लिए, संभागों के लिए, ताकि आवश्यक रूप से जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। फिर क्या हो सकता है, इन आंकड़ों को राज्य सरकार तक पहुंचाना ताकि योजनाएं सही तरीके से बनाई जा सके कि भैया एक संभाग में कितने जिले हैं, उस संभाग में कितनी जनसंख्या है, उस अनुसार वहां पर लाभ या उस योजनाओं को क्या किया जा सके, बनाया जा सके, जिससे ज्यादा या कम ना हो। ठीक है। अनुदान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स। अनुदान का मतलब क्या है कि भैया
किसी संभाग के अंतर्गत किसी योजना, किसी निर्माण का कार्य किया जाए तो संभाग आयुक्त अनुदान दिलवा सके या दे सके, इसका काम हो सकता है। तो राज्य सरकार से विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिलने वाला धन जो है संभाग तक पहुंचे और संभाग से जिले तक पहुंचे, है ना। यह भी देखना कि पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिक सी बात है ना। गोपनीय चरित्रावली लिखना, मतलब राइटिंग कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर रूल्स। इसका मतलब क्या है कि गोपनीय तरीके से ये अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों का डेटा बनाया जा, निगरानी कर सके और उस पर डेटा बना सके कि कौन सा अधिकारी कार्य कर रहा है, कौन सा अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। अब कोई एक व्यक्ति है, कोई कलेक्टर है या कोई अधिकारी है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, सबके सामने चिल्ला दिया, डांट दिया, वो चलो बात अलग है। लेकिन कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उस पर गोपनीय तरीके से क्या करना, सर्च करना, रिसर्च करना कि यार ये व्यक्ति पर जो शिकायत प्राप्त हुई ये सही है या नहीं है, ये सभी देखना। तो गोपनीय चरित्रावली भी देख सकता है वो, है ना। तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, कलेक्टर है ना, उनकी गोपनीय जानकारी तैयार करना, मतलब मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना कि उनका काम किस प्रकार से चल रहा है। रिपोर्ट फिर अधिकारियों की पदोन्नति और भविष्य की नियुक्ति में बहुत काम आती है, क्योंकि संभाग आयुक्त ने जब अपनी तरफ से उसका मूल्यांकन किया है तो वो ये देखेगा ना कि ये इसको अगर कलेक्टर को या किसी व्यक्ति को कलेक्टर के पद पर या किसी अन्य में राज्य सरकार जब पदोन्नत करेगी तो उसने काम कैसा किया है, उन्हें रिपोर्ट के आधार पर नियुक्त किया, अपॉइंट किया जाता है। तो ये सभी बातें हैं। विशेष शाखाओं के लिए लाइसेंस भी जारी करना, जैसे आबकारी, खनन, परिवहन, व्यापार, बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो किसी संभाग के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार किसको है, संभाग आयुक्त को होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश में संभागीय व्यवस्था, संभाग आयुक्त से संबंधित पूर्ण रूप से टॉपिक खत्म हो गया। और ये देखो, अब मैंने आपको शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा याद करवा दिया है। मैं एक बार आप देख लो, 56 56 56 56 56, है ना। ये 56 में मैंने आपको क्या बोला था, जब भोर हुई तो ग्वाले को दौरा पड़ गया, तो जबलपुर, है ना, भोरी, ग्वालियर, इंदौर, ये खत्म हो गए। 1971 75 में और 77 में मैंने बोला सागर, उज्जैन, ध्यान रखो। चंबल 1980 में बना ही दिया था। नर्मदापुरम 2008, और यहां पर लिख दिया है कि पूर्व में होशंगाबाद नाम से 1971 में गठित किया गया, तो इसको एक ही लेना है। फिर शहडोल 14 जून 2008 में बन गया। महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो जिले के रूप में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जबलपुर है, जिसमें 9 संभाग है। ये एक बात आप अलग से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी देखो ये प्रश्न भी आ सकता है कि भोपाल किस संभाग, चलो भोपाल तो नहीं, रायसेन किस संभाग के अंतर्गत आता है ना। तो 3 प्रकार के प्रश्न यहां से देखो बनेंगे। मैं आपको बताता हूं कि सागर संभाग कब बना, भोपाल संभाग कब बना, ग्वालियर संभाग कब बना, इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको ज्यादा होशियारी है, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है। प्रश्न आए तो रफ कॉपी में पीछे एग्जाम में पेज मिलता है, वहां पर आप इसको बना लो। 1 मिनट लगेगा, क्रॉस चेक करके उत्तर सही लगा दो। कभी कभी दिमाग जो है जल्दीबाजी में गलत बना देता है, तो आप बना लो, मतलब मन में गलत हो जाता है कभी कभी, बना लो और उससे क्रॉस चेक करके सही उत्तर लगा लो। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि रायसेन किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो देखो ये तो कॉमन है, जब आपको 10 के 10 संभाग के नाम पता है तो आप ये इतना तो आपने भूगोल पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इतनी ही डिटेल में आपके लिए बहुत जल्द एमपी ज्योग्राफी पूर्ण रूप से आने वाला है। मतलब कितना भी कठिन एग्जाम प्रश्न आ जाए, कितना भी कठिन कॉन्सेप्ट आ जाए, चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में, पूरा एमपी ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। तो वहां से आपको ये सब बनते जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर भी हम शुरू करने वाले हैं, वो अभी आगे देखेंगे। तो ये देखो, ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न रहेंगे कि रायसेन किस संभाग में है, सागर किस संभाग में है, या दमोह किस संभाग में है। फिर भी आपने कभी नहीं पढ़ी है एमपी ज्योग्राफी तो वहां पढ़ लेंगे, आपसे बन जाएगा। बस इतने ही प्रश्न आने वाले हैं। और लास्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर, या सब पॉइंट बोल सकते हैं हम, जिसको याद करना देखो आवश्यक नहीं है। अब मैं बोलूं इसकी संभावना कितनी है प्रश्न में एग्जाम में आने की, तो देखो 100 में से 1% इसकी संभावना है।
प्रश्न क्या है तो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने 10 के 10 संभाग के संभागीय आयुक्त नाम लिख दिए हैं, कौन कौन है, बहुत मेहनत लगी है इसमें लेकिन लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, इनका कभी भी ट्रांसफर हो जाता है ना, कभी भी इनको पद से हटाकर दूसरा पद दे दिया जाता है, आदेश या अधिसूचना के द्वारा ही होता है। नॉर्मली तो हमको पता ही नहीं चलता है कि किस संभाग आयुक्त कौन सा बन गया, कब हट गए, कब क्या, ये हमको नहीं पता चलता है। तो इसके आने की संभावना तो केवल 100 में से 1 है। मान लो किस्मत ही खराब है और आप पढ़कर नहीं गए हो और आ गया तो बात अलग है, लेकिन आप सेफली काम कर सको इसीलिए मैंने आपके हर संभाग के अंतर्गत कौन कौन किस संभाग का संभाग आयुक्त है लिख दिया है। और ये 10 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, आज 10 अक्टूबर की तिथि है तो 10 अक्टूबर 2025 तक के डेटा के अनुसार ये है। फिर आप जब एग्जाम आगे आपको कोई फिर देना हो तो आप इनको जरूर अपडेट करें, तो अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर लिख लें कि परीक्षा से पहले इनको अपडेट करना है, तो आपको ध्यान रहेगा और उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना जिससे आपको पता रहे कि अपडेट करके एक बार देख लेना। सर्च कैसे करोगे, भोपाल संभाग लिख सर्च करना, गूगल पर क्लिक करना, कौन क्या है पर जाना, संभागीय आयुक्त का नाम आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको आपकी मर्जी है, छोड़ना है तो छोड़ देना, लेकिन आप सेफ जाना चाहते हो पूर्ण रूप से क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेशंस के माध्यम से इनको याद कर लें, है ना। ये आपको मैं एक बता रहा हूं, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट एज यूजुअल फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश में संभागीय आयुक्त पूर्ण रूप से टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा कृपया करके कुछ मत करें, हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना हो। अभी तो ये शुरुआत है, सभी यूनिट्स आपकी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। कई एग्जाम्स के लिए हम फोकस कर रहे हैं और अधिकतर मैं ही पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से कोरिलेशंस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सब कुछ कवर करेंगे, इसलिए आपके लिए सब जगह जुड़ना बहुत आवश्यक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कृपया करके कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको किस प्रकार से समझ में आया है। मैंने जितना भी मेहनत करी है सब सोर्सेस को देखकर, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखकर, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।